मैंने कोटेशन पढ़ी थी कहीं पे, whatever you learn make it a part of your life। तो मैंने सोचा कि चीज़ सीखी है इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तो ये जो आइल्स है इसको करने के लिए आपके पास ख़वातीन की एक बड़ी तादाद आती है, जो ख़ासतौर पे मैं लोगों से सुनता हूँ कि जी वो बाहर हैं जनाब, मंगेतर बाहर हैं, अब जाना है। और एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है, बिल्कुल ऐसे ही अब है। क्या करें। हमारे पास एक खातून आई थी बेचारी, क्लास में एक दफ़ा बैठे बैठे ही रो पड़ी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती जी मेरे जो हस्बैंड हैं मेरे पेरेंट्स की तरफ छोड़ के गए, उन्होंने कहा बाइट्स में अच्छा बैंड आएगा ना तो तब तुम्हें लेने आऊँगा। मतलब तैयारी क्या करते हैं, ये 5 वर्ड्स लगाएं तो आपका 9 बैंड आ जाएगा, ये 10 सेंटेंसेस। जो आइल्स ऐसा टेस्ट नहीं है। ये यूट्यूब पे थंबनेल भी ज़्यादा इसी तरह हाँ, इसी तरह के होते हैं। बिल्कुल कि 7 दिन में घर बैठ के तैयारी बिल्कुल कर, बिल्कुल ऐसे। 7 दिन में हो जाती है। वैसे कितने दिन चाहिए होते? जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से किसी को भी किसी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मेरी वीडियो देख के अपना टारगेट मैंने अचीव किया। अब आपकी तालीम नहीं है, कुछ नहीं है, तालीम का इंग्लिश से ताल्लुक है बोलने से, ये वैसे सीखी जा सकती है। हम लोगों ने क्योंकि इंग्लिश सीखी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से, मतलब हम लोग वही ना कि दिस इज आ कैट, ये एक बिल्ली है, मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया, माई हार्ट इज गार्डन गार्डन विद हैप्पीनेस। तो जब हम इस तरह ट्रांसलेशन मेथड से लैंग्वेज सीखते हैं तो एक तो लैंग्वेज नहीं आती, दूसरा आपके ऊपर खौफदारी रहता है कि पता नहीं ये सही है या नहीं है। तीसरे नंबर पे हमारे जो लोग हैं ना सुनने वाले, वो तैयार होते हैं कि ये कहीं पे वर्ब की गलत फॉर्म लगाए और इसका मजाक उड़ाए। तो इन चीज़ों की वजह से लोग डरते हैं। वो नुस्खे बता दें जो आपने आज तक नहीं बताए कि इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये आसान है, इनको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें और जनाब आपके मामला आसान हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक बड़ाई शो में खुशामदीद। आज हमारे मेहमान हैं इंग्लिश के इंटरनेशनल मास्टर ट्रेनर हैं आइल्स के, और असद याकूब साहब। मैंने ख़ुद इनकी वीडियोस देखी हैं तो मैं इनसे मुतासिर होके, मैंने इनके मुख्तलिफ़ जगहों पे जो क्लिप्स देखे हैं उनसे मुतासिर होकर आज इन्हें इनवाइट किया है। और इंग्लिश जो है ये कौमी मसला नहीं, मुझे ये लगता है ये आलमी मसला है। पूरी दुनिया में लोग बैठे हैं और इनके स्टूडेंट्स भी हर जगह पे हैं। आज भी जब ये क्लासेस दे रहे हैं तो आज़रबाईजान हो, यूएई हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, हर जगह से इनके स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इंडिया से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और एक तो स्टूडेंट्स वो हैं जो क्लासेस लेते हैं, और एक स्टूडेंट वो हैं जो यूट्यूब चैनल से इनकी क्लासेस ले रहे हैं, जिनको बता भी नहीं रहे कि हम आपके शागिर्द हैं। तो आइल्स जो है ये कितना ज़रूरी है, कितनी आसानी से किया जा सकता है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं ये करने के बाद, ये सारी बातें आज असद याकूब साहब से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हम भी जब मैट्रिक किया ना तो वालिदैन ने कहा चलो भाई कुछ करो, तो स्पोकन इंग्लिश कर लें यार। ये फ़ायदेमंद है कि आप मैट्रिक का बच्चा फ़ारिग हुआ है, और जो मैं अब मोहल्लों के स्कूल्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको पता है कि हाई स्कूल्स में किस तरह से ग्रामर और बाकी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो क्या ये फ़ायदेमंद है कि अपने बच्चे को कहा जाए कि भाई 3 माह में या 2 माह में इंग्लिश सीख के आ जाए? बिल्कुल फ़ायदेमंद है, क्योंकि देखिए एक चीज़ है तालीम। अब जी। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एजुकेशन है अक्सर वो हमें स्किल्स नहीं सिखाती। हालांकि जो लैंग्वेज है और जो कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं जो हम बच्चों को कहते हैं कि आप मैट्रिक के बाद करें, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे ही आनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो कोर्सेज़ हैं इनका बहुत फ़ायदा है, और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने बैठी है। मैंने खुद ग्रेजुएशन के बाद वो जो था ना फर इंग्लिश बोलने। जी जी, हाँ वो जी, ऑटो के पीछे भी लिखा होता एग्जैक्टली। था, ऐड भी यही आते थे, फर बिल्कुल, इंग्लिश तो बोलना। मैंने भी वो फर इंग्लिश वाला कोर्स किया। अच्छा, इससे पहले ना मुझे इंग्लिश तो शायद मेरी ठीक थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मतलब एक इंसान को अपने ऊपर यकीन होता है ना कि हाँ मैं इंग्लिश बोलूँगा। तो वो जो कोर्स था, और वो बड़े अच्छे हमारे टीचर थे इमरान मलिक साहब, उन्होंने वो कोर्स करवाया और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे लाके स्टेज पे खड़ा कर दिया कि ये स्टेज है, अब यहाँ पे तुमने बोलना है, रोज़ के रोज़ स्पीच करनी है, 1 मिनट इंग्लिश और प्रेजेंटेशंस और ये वो। तो वो वहाँ पे 1 माह में मुझे वाकई फील हुआ कि क्या आप फर बोल रहे हैं? हाँ अब मैं बोल सकता हूँ। तो 1 माह का वो कोर्स था, हाँ जी, वो ग्रेजुएशन के बाद किया था? 2 माह का कोर्स था जो मैंने किया। फिर उसके बाद वहीं से मुझे मतलब एक आप समझिए कि किक स्टार्ट मिल गया। उसके बाद मैंने कहा जो मैंने सीखा है क्यों ना इसको सिखाऊं, क्योंकि मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी कहीं पे, व्हाटएवर यू लर्न मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो मैंने सोचा कि चीज़ सीखी है इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तो फिर पता नहीं कहाँ से जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया तो मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि यार तुम तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तुम्हें कोई तजर्बा है? मैंने कहा नहीं, मेरी मदर टीचर होती थी, तो वो खून में वो चीज़ शामिल थी। तो बस एक गली की एकेडमी थी, वो मेरे दोस्त ने खोली, वहाँ पे बेंचेस थे, ब्लैक बोर्ड था। 1 महीने के बाद उसने मुझे पहले महीने पैसे नहीं दिए, उसने कहा जी हमारा भी अपना ब्रेक इवन नहीं हुआ। दूसरे महीने उसने मुझे पूरा 400 रुपया गिन के दिया कि ये आपके पैसे इस महीने तो के। वो स्पोकन इंग्लिश की क्लास थी? जी, स्पोकन इंग्लिश की क्लास यानी थी। आपने सीखा और
फ़ौरन वहीं से- आगे जी, बिल्कुल, देना शुरू कर बिल्कुल, दिया। बिल्कुल देना शुरू कर दिया। और अच्छा, आम लोगों का तासुर तो ये होगा कि फिर आपकी तालीम क्या है, जी, यानी जी, बिल्कुल आपने ऐसे ही क्या है। तालीम कहाँ से हासिल की और बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल ऐसी। उस वक़्त मैं बताता था कि जी मैंने ग्रेजुएशन की है, लेकिन मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और फिर क्या हुआ, मुझे एमबीए की क्लासेस को पढ़ाने का मौका मिल गया। अब देखें, बेसिकली ना मेरी जो सक्सेस है उसके पीछे इंग्लिश है। मतलब वालिदैन की दुआएँ हैं, अल्लाह ताला का बहुत करम है, लेकिन अगर हम स्किल की बात करते हैं तो स्किल सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश है। अच्छा, अब उसी इंग्लिश के बेस पे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में बिज़नेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया ग्रेजुएशन लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे, यानी एमबीए और बीबीए को, ठीक है। क्योंकि मेरा वो स्टाइल थोड़ा सा बेहतर था और प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी थी, तो उसकी वजह से मुझे वहाँ पे काफ़ी पजीराई मिली। 2-3 साल, बल्कि मैंने 5 साल यूसीपी में पढ़ाया, उसके बाद यूएमटी में कोई मैंने 8-9 साल पढ़ाया। तो वो वहीं से जो एक मुझे स्टार्ट मिला, ग्रेजुअली फिर मैं आगे तक चला तो गया। आम लोगों का तासुर तो ये होगा कि आपने इंग्लिश में कोई डिग्री की होगी, हाँ जी। मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी। लोगों ले को हाँ जी, जी। जी, बहुत हैरत होती है। मुझसे पूछते हैं ना अक्सर कि आपने क्या किया? मैं कहता हूँ जी मैंने एमबीए किया। एमबीए करके आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा देखें, वो नहीं एक बंदा था ना, तो तीलियाँ जला रहा था। तो एक तीली जल गई, उसने कहा ये काम किया है, इसको सँभाल के रख लेता हूँ, ये काम आएगी। तो मैंने ये देखा कि मेरी जो चीज़ चल रही है, बजाय इसके कि मैं एमबीए करके कोई जॉब करता या बिज़नेस करता, तो मैंने देखा कि मेरी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, लैंग्वेज अच्छी है, तो मेरा स्पोकन इंग्लिश का चल रहा है, तो मैंने इसी को फिर चलाया। तो असद भाई, यही तो एक सवाल है इसके साथ ही कि आपने एमबीए किया हुआ है और आप पूरी दुनिया आपसे इंग्लिश सीख रही है। जी, जी। और मेरे कई दोस्त हैं, वो मास्टर्स किया, फिर एमफिल किया इंग्लिश में, तो बोलने का तो उनको भी आज भी मसला है। तो हाँ। ये कहाँ पे गैप कहाँ पे, अगर 4 साल इंग्लिश पढ़ना, ओढ़ना, सब कुछ करने के बावजूद, और वो इंग्लिश क्लास में भी इंग्लिश ही बोलते होंगे, बिल्कुल। लेकिन वो 4 साल बाद भी वो वहीं पे खड़े हुए हैं। अच्छा, इसकी एक तो वो फर वाला कोर्स हो गया, हाँ। जो मैंने किया था, उसने मुझे स्टार्ट दिया। फिर मैंने क्या किया, इंग्लिश को अडॉप्ट किया। यानी जो लैंग्वेज आप सीखते हैं ना, जो जी। आपकी समझें टारगेट लैंग्वेज है, उसको आपको अडॉप्ट करना होता है। अडॉप्ट करने का मतलब ये कि आप उस लैंग्वेज को बोलें। तो उस वक्त मुझे याद है, जब मैंने वो क्लासेस ली, तो मेरे छोटे भाई ने भी मुझे देखा देखी वो क्लासेस ज्वाइन कर ली। ठीक तो है। रात को जब सब लोग सो जाते थे, मैं और मेरा छोटा भाई, क्योंकि हमारा कमरा एक ही था, हम लोग रात को इंग्लिश की पसलियाँ तोड़ते थे, बाज़ इंग्लिश का मर्डर करते थे। लाइट्स बंद होती थी, वो मेरे साथ इंग्लिश बोलता था, मैं उसके साथ। अब पता नहीं वो इंग्लिश कितनी भयानक थी या जो भी था, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश बोलने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो वो फिर ये हुआ कि फिर एक और चीज़ की मैंने साथ ही ब्रिटिश काउंसिल में ELT सेक्शन था, मैं उसका मेंबर बन गया। अब मैं अपना सारा दिन लाइब्रेरी में गुजारता था। मेरी उस स्पोकन इंग्लिश की वही क्लास जो मैं पढ़ाता था, वो शाम को 4 बजे होती थी। सारा दिन मैं वहाँ बैठ के चीज़ों को प्रिपेयर करके 4 बजे आके जनाब लेक्चर अपना प्रिपेयर करके डिलीवर करता था। उसी ब्रिटिश काउंसिल में मेरी मुलाकात एक चाइनीज़ खातून से हुई, तो मैंने हिम्मत करके उससे, क्योंकि देखें फ़ॉरेन लैंग्वेज कोई भी हो, आप जब तक किसी और से बात नहीं करेंगे जहाँ पे इंग्लिश आपकी मजबूरी बन जाए, तब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती। तो मैंने हिम्मत करके उससे बातचीत की, और उस वक्त मुझे पसीना भी आ रहा था, मेरी ज़बान खुश्क हो गई, लेकिन मैंने उससे हिम्मत करके इंग्लिश में बातचीत की। देन शी बिकेम माई फैमिली फ्रेंड। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, तो ये लैंग्वेज जो है, ये एक तो बोलने से आती है, दूसरा इसको आपने अडॉप्ट करना होता है। आपने एक बार लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया, तो उसके बाद फिर मुश्किल नहीं रहती। अच्छा, अब ये बड़ा कॉमन बैरियर है यहाँ पे, लोगों की तालीम बड़ी अच्छी होती है, जी, जी। यूनिवर्सिटी से, बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, लेकिन वो एक डर रहता है ना, जो हमारे अंदर भी है, कि जो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, क्या ये ठीक भी है या नहीं है। बाहर जाके ये डर ख़त्म हो सकता है, और ख़ास तौर पे उन ममालिक में जहाँ पे इंग्लिश अच्छी नहीं बोली जाती। बिल्कुल सही। चाइना जाके कभी ये डर नहीं लगा, लेकिन जिन ममालिक की ये ज़ुबान है, वहाँ पर ये होता है कि यार, हम जो बोल रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, क्या वो ठीक है नहीं। इस डर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ऑल राइट, इस डर को ख़त्म करने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। अभी रिसेंटली 1 माह पहले मेरी एक ब्रिटिशर था, उससे मुलाकात हुई, और वो उनके साथ जो पाकिस्तानी आया था, तो वो मैं सुन रहा था, उसकी इंग्लिश को भी ही के साथ हैव लग रहा था, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब गलत, क्योंकि बीइंग अ टीचर, मेरी जो मिसेज है उन्होंने MA इंग्लिश किया हुआ, लेकिन वो मेरे साथ कभी इंग्लिश नहीं बोलती, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, जहाँ पे काम ख़राब हो जाना। हाँ, काम ख़राब हो जाएगा, फिर एंड पे लड़ाई हो जाती है। तो वो फॉरेनर जो था, हालांकि ब्रिटिश था वो, और उसकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है ब्रिटिश इंग्लिश है, तो वो चुप करके सिर्फ बात को समझ रहा था कि अगर ये ही के साथ हैव भी लगा रहा है, तो क्या कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। तो वहाँ पे लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, हम लोगों ने क्योंकि इंग्लिश सीखी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से,
मतलब हम लोग वही ना कि दिस इज आवर कैट, ये एक बिल्ली है, हाँ। मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया, माई हार्ट इज गार्डन गार्डन विद हैप्पीनेस। तो जब हम इस तरह ट्रांसलेशन मेथड से लैंग्वेज सीखते हैं तो एक तो लैंग्वेज नहीं आती, दूसरा आपके ऊपर खौफ तारी रहता है कि पता नहीं ये सही है या नहीं है। तीसरे नंबर पे हमारे जो लोग हैं ना सुनने वाले, वो तैयार होते हैं कि ये कहीं पे वर्ब की गलत फॉर्म लगाए और इसका मजाक उड़ाए। तो इन चीज़ों की वजह से लोग डरते हैं। लेकिन जब आप फॉरेनर्स के साथ बात करते हैं, उनका फोकस, देखिए मेरी बात सुनिए, ये मैंने पानी पीना है, मैं स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोलूँगा आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर प्लीज़, आप मुझे पानी दे देंगे। कुछ भी नहीं तो मैं कहूँगा एक्सक्यूज़ मी वाटर, तो पानी फिर भी पता मिल चलेगा, जाएगा। हाँ। हाँ, और अगर ये भी नहीं है तो अगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ ना तो भी समझ आ जाएगी। तो वो लोग फोकस करते हैं जो मेन आपके की वर्ड्स हैं, आमतौर पे नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स पे, और आपकी बात को लेकिन समझ हम आती है। फोकस ज़्यादा इस बात पे कर रहे होते हैं कि सुनने वाला क्या मुझे समझ रहा होगा। जी तो यानी आप कह रहे हैं कि अपनी बात समझा देनी चाहिए, कह देनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन इसके साथ साथ आपको राइट इंग्लिश भी सीखनी चाहिए। सीखनी मतलब चाहिए। वरना ये कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं ना, तो लोग फिर आपकी इंग्लिश को सुनते हैं, देखते हैं, तो आपका जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी है, मैं जैसे आज आइल्स पढ़ाता हूँ, तो अगर मेरी इंग्लिश भी पैथेटिक होती तो शायद फिर मुझे कोई भी ना सुनता। तो हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनका भी ये मसला है कि लोग बात उन पे नुक्ताचीनी करते हैं कि यार ये देखो इसने इंग्लिश का, बल्कि ख़ास तौर पे जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके साथ बड़ा मसला होता है। वो अब इंटरनेशनल इवेंट होता है जी वो, जी बिल्कुल। और वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलनी ही पड़ती है। कई लोग हैं वो अवॉइड करते हैं, लेकिन नहीं, आपको फिर बोलनी पड़ती है। तो अब आपकी तालीम नहीं है, कुछ नहीं है, तालीम का इंग्लिश से ताल्लुक़ है बोलने से, या ये वैसे सीखी जा सकती है? देखिए एजुकेशन जो है ना, जहाँ तक उसका लैंग्वेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लैंग्वेज जो है वो एक नेचुरल एबिलिटी अल्लाह ताला ने इंसान को दी है कि इंसान दुनिया की कोई भी ज़बान सीख सकता है। ठीक है। अच्छा, मतलब ना एक बड़ी बेवकूफ़ाना सी बात है कि हम लोग जब थे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो अक्सर ना बात करते थे, देखो यार अंग्रेज़ों के बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं। मतलब हमें हैरत होती थी। ऐसे मैं लोगों के साथ मजाक करता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए यार कितने पढ़े, इनके अनपढ़ भी इंग्लिश बोल रहे हाँ, हैं। अनपढ़ भी इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल ऐसी। तो जुबान है हाँ, उनकी। तो हमने क्या किया, हमने ना हाँ। लैंग्वेज को कनेक्ट कर दिया एजुकेशन के साथ। Education। हालांकि लैंग्वेज और एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, लैंग्वेज के बाद एजुकेशन आती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो मतलब लाइक एक माइंड में होता है कि अच्छा जी ये, लेकिन जब आप लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज लेते हैं तो फिर वो लैंग्वेज आपके लिए आसान हो जाती है। लेकिन मैं यही हैरान हूँ कि बहुत से लोग हैं अनपढ़ हैं और वो इंग्लिश बोल लेते हैं और समझा लेते हैं। और इसी तरह मैं बाहर जाता हूँ तो कनाडा, यूके, अमेरिका, एक बड़ी तादाद है जो वहाँ पे 20-25 साल से रह रही हैं, और हमें चंद दिनों में कहीं ना कहीं बोलनी पड़ती है, चाहे कम्युनिटी साथ हो। तो वो उन्होंने फिर भी नहीं सीखी। यानी ये कौन सा बैरियर है जो आपको रोक लेता है? जो बिल्कुल ऐसे, ये बैरियर है आपकी कंपनी का। मतलब आप फर्ज करें आप यहाँ से यूएई गए, जी, ठीक है, आप 20 साल रहे, आपके इर्द गिर्द सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं, या आपके इर्द गिर्द सिख कम्युनिटी है, पंजाबी बोलने वाले हैं। इसी तरह लोग कनाडा जाते हैं, कनाडा के कुछ एरियाज़ हैं। रिसेंटली मेरा बेटा कनाडा गया, तो जिस एरिया में रह रहा है वो कहता है डैडी यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं इंडियन है, और इंडियन में भी सिख कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे जो नेटिव कनेडियंस हैं जो इंग्लिश बोलते हैं वो कम कम रहते हैं, मतलब सब लोग अपनी कम्युनिटी में रहते हैं। अब अगर उस कम्युनिटी में एक बंदा 20 साल रहेगा जिसने कभी किसी अंग्रेज़ को ना सुना ना बातचीत की, और उसको ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे जो शॉप्स हैं लोकल वो भी आपकी सेम लैंग्वेज में आपको लोग मिल जाएंगे, तो वो लोग जो हैं वहाँ पे टाइम गुजारने के बावजूद भी इंग्लिश नहीं बोलते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जाते हैं 2-3 साल के बाद ही ऐसी ज़बरदस्त कनेडियन इंग्लिश और तो आप कह रहे हैं कि अपना जो कंफर्ट जोन है उसको भी तोड़ना चाहिए? हाँ जी, उसको तो बाहर लाज़मी निकलना तोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ऑनलाइन तरीका कैसे बेहतर है? यानी आप तो ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं लोगों को इंग्लिश, और एक है जी आप आएँ क्लासरूम में आएँ और पढ़ें, तो आपको दोनों में से ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? बिल्कुल ठीक है, ये बेसिकली ना मैटर है आपका पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको क्या सूट करता है। अब मेरी क्लास में अभी आजकल सर्दियां चल रही हैं, अभी मैं क्लास में था, केपीके से कुछ लोग आए हैं, यहाँ पे आके उन्होंने हॉस्टल लिया है, हॉस्टल में रहेंगे, क्लासेस लेंगे, फिर वापस जाएंगे। तो मतलब देखिए ना विंटर में कितना मुश्किल है। फिर कुछ लोग समर में आते हैं, और केपीके के लोग तो गर्मी के आदी भी नहीं है। तो लेकिन उनको ये लगता है कि जब तक वो फिज़िकली एक जगह पे नहीं होंगे तो उनके लिए मेंटली वहाँ पे होना मुश्किल होगा। हालांकि हमने जो कोर्स डिज़ाइन की है उस कोर्स में हमने स्टडी प्लान्स भी बनाए हैं, तो उसमें ये है कि अगर आप घर पे बैठे हुए, आपको बिल्कुल जैसे नहीं एक बच्चा माँ की गोद में बैठ के सीखता है, आपको वो वाली फीलिंग आएगी। मतलब मैंने क्या किया है, मैं जितनी भी अपनी आज तक की क्लासेज हैं उनको मैंने रिकॉर्ड की है। मैंने अपने किसी भी चीज़ को रायगा नहीं जाने दिया। अब देखें ना, हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो जाएगी, ये 5 साल बाद भी कोई देख सकता है। तो डे 1 से जितनी भी चीज़ें
मैंने सबको रिकॉर्ड किया, उसका मैंने एक बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया, और वो चीज़ें आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद माय स्टूडेंट्स। मैं ये नहीं कहता कि अगर मैंने ज़्यादा शेयर कर दिया तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, अगर मैंने यूट्यूब पे सब कुछ दे दिया तो मेरे पास कौन आएगा। नहीं, मैं शेयर करता हूँ चीज़ें, तो कोई अगर आना चाहे फिजिकली, क्योंकि ये आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। नहीं, लेकिन मैं आपसे एक टीचर के तौर पे पूछ रहा हूँ कि ज़्यादा इफेक्टिव क्या होता है? यानी ठीक है, प्रेफरेंस तो ठीक है, जो दूर से आ रहा है उसके लिए बेहतर है कि वो ऑनलाइन ले लें, लेकिन आपको क्या लगता है कि फिजिकल वाला बेहतर रहती है या ऑनलाइन? मेरे ख्याल से ऑनलाइन वाला ज़्यादा बेहतर रहता है, अच्छा, क्योंकि देखिए आईएलटीएस का एग्ज़ाम जो है वो भी अब ऑनलाइन होने वाला है। हाँ, ठीक जब है। एग्ज़ाम ऑनलाइन है, आपने कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है, तो अगर आप स्टडी भी कंप्यूटर पे करेंगे, टेस्ट भी कंप्यूटर पे सॉल्व तो करेंगे, आपके लिए ज़्यादा तो वो आसान हो ज़्यादा जाएगा। आसान हो जाएगा। ठीक है। आपके पास अब कितने कोई स्टूडेंट होंगे? कोई आपने वैसे अंदाज़ा तो नहीं लगाया होगा? नहीं, मेरे चैनल पे वैसे तकरीबन कोई 16.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, और उससे पहले मेरी एक एसएमएस सर्विस होती थी, कोई 3.5 लाख उसके अच्छा, ये क्या सब्सक्राइबर्स हैं। आइडिया था वैसे? बेसिकली पता है, जब ये एसएमएस होता था ना, उस वक्त इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने लाहौर में ना एक सेमिनार किया, तो जो सेमिनार के पार्टिसिपेंट्स थे ना, उनका डेटा मेरे पास आया, कोई 15-20 लोग थे, उनके मोबाइल नंबर लिखे हुए थे, और वो सेमिनार भी इंग्लिश लैंग्वेज पे था। तो मैंने सोचा कि 15-20 लोगों को अगर मैं नंबर सेव करके इनको इंग्लिश वोकैबुलरी का एक मैसेज भेजता हूँ, तो एक मेरी इनके साथ कनेक्टिविटी भी रहेगी, और वो मुझे याद भी रखेंगे अच्छे अल्फाज में। मैंने उनके नंबर सेव किए, और एक सर्विस बनाई, उसका नाम रखा असद ईएमएस। अच्छा, हाँ, ईएमएस से क्या बनता था? इंग्लिश मैसेज सर्विस। मैं क्या करता था, डिक्शनरी से एक अच्छा सा वर्ड, जैसे नहीं लोग पूछते हैं जी लोटे की क्या इंग्लिश है, इस चीज़ की क्या इंग्लिश है, उस तरह का एक वर्ड, उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, उसका मीनिंग, फिर उसका आगे सेंटेंस, फिर सेंटेंस का रोमन उर्दू में ट्रांसलेशन, वो करके 160 कैरेक्टर्स का एक मैं मैसेज भेजता था। अच्छा, वो करते करते वो 10-20 लोगों से 150 पे आया। फिर मैं जहाँ जाता था, मैं बोर्ड पे अपना नंबर लिखता था, मैं कहता था ये एसएमएस सर्विस है, एक मैसेज करें, मैं आपका नंबर सेव कर दूंगा। तो वो 3 सालों के अंदर अंदर वो 3,66,000 पे वो पूरा डेटाबेस चला गया। अच्छा, मैंने क्या किया, कोई 8-10 मोबाइल लिए, एक सॉफ्टवेयर था उस वक्त एसएमएस कास्टर के नाम से, उस सॉफ्टवेयर के साथ मोबाइल अटैच किए, बल्कि कई दफ़ा पीटीए ने मेरी सिम्स भी ब्लॉक की। तो करते करते अच्छा, फिर वो एक इतनी बड़ी कम्युनिटी आ गई, तो उसमें फिर अपॉर्चुनिटी क्या निकली, मैंने उन लोगों के लिए डीवीडी कोर्सेज बनाए इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, और वो माशाल्लाह तकरीबन कोई 4-5 साल तक मैं बड़ी कामयाबी के साथ वो डीवीडी कोर्सेज जो हैं प्रोवाइड करता रहा। ये ऐसी है जैसे आज किसी ने फेसबुक पेज बनाया हो। हाँ जी, हाँ जी, आज के दौर में आसान है समझना उसे। बिल्कुल ऐसे तो ही इस तरह आपने 3.5 लाख लोगों के साथ कनेक्ट हो जी, गए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपके पास मुख्तलिफ ममालिक से हैं, तो हमारे से ज़्यादा भी कोई काम ख़राब है कहीं पे, अगर आप बच्चों की सुनते हैं चीज़ें तो लगता है कि यार ये तो बिल्कुल काम ख़राब है, और ज़्यादा अच्छे कौन हैं इसमें और ज़्यादा नीचे के लेवल पे ज़्यादा बिल्कुल कौन है? ठीक है। देखिए, हम लोग शुरू से ये कहते हैं कि जो इंडियंस हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। हाँ जी। अच्छा, ये इंडियंस वो हैं जो आपको मीडिया पे नज़र आते हैं। इसी तरह हम लोग, अगर कोई पाकिस्तानी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो देखने वाला ये कि अगर पाकिस्तानियों की इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो ये जो काम ख़राब की बात है ना, ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, मतलब मेरे पास जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उसमें है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। ये 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेरी वीडियोस देखी जाती हैं, और ये 5 कंट्रीज़ वो हैं जहाँ पे इंग्लिश का लेवल एक जैसा ही है। ठीक है। मतलब सबका, जिनके प्रॉब्लम्स हैं उनके वो प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, कुछ लोग इंग्लिश देर से पढ़ते हैं, कुछ टीचर्स उतने अच्छे नहीं हैं इंग्लिश के। तो ये लोग जब आइल्स में आते हैं तो इनको काफ़ी एफर्ट करना पड़ती है। तो मतलब खुशी होती है देख के कि हाँ, हमारा अकेले का ऐसा हाल नहीं है, और भी कंट्रीज़ हैं जिनका इसी तरह का है। ये तो फिर इंडिया वाली तो एक परसेप्शन बन जाती है जो मीडिया पे लोग ज़्यादा आ जी, रहे हैं, बिल्कुल, उस बिल्कुल वजह से ऐसे, बनी हुई बिल्कुल, है। बिल्कुल, और हमें एक लगता है कि वहाँ percentage। पे आम छोटे बच्चे भी इंग्लिश ही बात करते हैं, कोई हालांकि ज़रूरी इतनी नहीं बड़ी है। आबादी है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें ज़रूरी नहीं कि जो नज़र आ रहा है वही हो रहा हो। बिल्कुल। अच्छा, स्कूल में जाते हुए अगर आप ये स्पीकिंग की बात कर लें तो स्कूल में क्या काम करवा लेने चाहिए बच्चे से? आप बेस वगैरह नहीं बनती बच्चों की, तो आपके ख्याल में क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो इंग्लिश उनकी बेहतर हो जाए, वो बोल भी सकें, वो पढ़ भी सकें? बेसिकली पता है क्या है, जहाँ तक इंग्लिश का ताल्लुक है ना, स्कूल्स कॉलेजेस में हम इसको लेते हैं एज अ सब्जेक्ट। जी। ठीक है, हम उसको एज अ लैंग्वेज नहीं लेते। तो अगर हम उसको एज अ सब्जेक्ट के साथ साथ एज अ लैंग्वेज भी लें, और एक अगर स्कूल्स में पीरियड हो जैसे कम्युनिकेशन का है या स्पोकन इंग्लिश का पीरियड हो, जिसमें बच्चे इंग्लिश बोलें, बातचीत करें, उनको इनकरेज किया जाए, और फिर जो स्कूल की लैंग्वेज है अगर उसको इंग्लिश
में कर दिया जाए। अब जैसे आइसलैंड है, आइसलैंड में जो स्कूल कॉन्वर्सेशंस हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में होती हैं। आइसलैंड की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज खतरे में चली गई है सिर्फ इस वजह से कि जो उनके नए बच्चे हैं वो प्रेफर करते हैं लैपटॉप्स कंप्यूटर्स को और उस पर इंग्लिश, और वो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। तो ये कंफर्ट लेवल है आपका। तो अगर स्कूल लेवल पे हम लोग इंग्लिश को एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और फिर हम ट्रांसलेशन से बाहर आएँ। मतलब एक मैंने स्पेनिश का ना एक कोर्स खरीदा, उस कोर्स का नाम था थिंक एंड टॉक स्पेनिश। उसमें कहीं पे कोई सेकंड लैंग्वेज नहीं, पूरी वो एक पूरा प्रोग्राम था टोटल स्पेनिश। पहले तो मैंने सोचा मुझे समझ कैसे आएगी, फिर जब मैंने उसका चैप्टर 1 लगाया ना तो उसमें उसने बोला ऊन गातो, मियाओ मियाओ। मैंने कहा अच्छा गातो बिल्ली को कहते हैं। फिर उसने बोला ऊन पेर्रो, वुफ वुफ। तो मुझे समझ आ गया। तो वो पूरा कोर्स था थिंक एंड टॉक स्पेनिश, 50 चैप्टर्स थे उसके, बिल्कुल ज़ीरो किसी और लैंग्वेज की इन्वॉल्वमेंट के। मैंने उसके सारे 50 चैप्टर्स, और उस कोर्स से मैंने स्पेनिश लैंग्वेज सीखी थी। तो इस तरह से तो हम इंग्लिश भी लोगों को सिखा बिल्कुल सकते सिखा सकते हैं, क्यों नहीं। और अभी भी हमें लगता है कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं अभी भी। जी जी। तो ये जो आइल्स है, इसको करने के लिए आपके पास ख़वातीन की एक बड़ी तादाद आती है, जो ख़ासतौर पर मैं लोगों से सुनता हूँ कि जी वो बाहर हैं जनाब, मंगेतर बाहर हैं, शोहर बाहर हैं, अब जाना है, और एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है। बिल्कुल ऐसे ही अब है। क्या करें? और मैंने कई लोगों को देखा कई साल लग गए हैं इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आइल्स जो है, एक तो हमारे पास है आइल्स लाइफ स्किल्स। आइल्स लाइफ स्किल्स उनके लिए है जिनके हस्बैंड या वाइफ या फियांसे फॉरेन कंट्री में है और उन्होंने जाना है, और वो बहुत आसान से है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आइल्स लाइफ स्किल्स के लिए ज़्यादातर जो लोग आते हैं या तो बिल्कुल अनएजुकेटेड है या बहुत मिडल लेवल पे पढ़े हुए हैं और उन्होंने करना है। लेकिन वो भी उनको, और उसमें सिर्फ 2 मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो वो आसानी से दोनों मॉड्यूल्स अगर थोड़ी सी एफर्ट करें। हमारे पास एक स्टूडेंट आई जो कि बिल्कुल स्कूल गई नहीं थी, उनको हमने मोबाइल में क्वेश्चंस और आंसर्स बोल बोल के वो फिर उसको उसने एफर्ट की, मतलब अच्छी खासी एफर्ट की। उन्हीं आंसर्स को मोबाइल पे ही वो सुनती थी, याद कर ले। अच्छा, अब इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, सिर्फ सुन के उसने उसको प्रिपेयर किया, एग्ज़ाम दिया, उसका टेस्ट क्लियर हो गया, पहुंच गई वो। लेकिन इसी वजह से कई लोग ऐसे भी हैं। हमारे पास एक खातून आई थी बेचारी, क्लास में एक दफ़ा बैठे बैठे ही रो पड़ी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती जी मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ छोड़ के गए। उन्होंने कहा आइल्स में अच्छा बैंड आएगा ना तो तब तुम्हें लेने आऊँगा। और वो हस्बैंड ये कह रहा था कि तुम आइल्स करोगी और फिर तुम बाहर जाओगी, साथ मैं स्पाउस हूँ तो मुझे भी वीज़ा मिल जाएगा, मैं भी चला जाऊँगा। तो इस तरह ना काफ़ी क्या कहते हैं फैमिलीज़ में बिगाड़ भी पैदा होता है इसी वजह से, आइल्स को लेके। जी, आपकी वजह से नहीं, आइल्स की वजह से। ये ज़्यादा टेक्निक का नाम है आइल्स, या इंग्लिश लैंग्वेज का अबूर हासिल होना चाहिए, या टेक्निक्स पे भी आप पास कर सकते हैं? बेसिकली ये दोनों चीज़ें हैं। मतलब आपको लैंग्वेज की नो हाउ तो होनी चाहिए बिल्कुल। अगर आपको लैंग्वेज की नो हाउ है उसके बाद फिर आइल्स की कुछ स्किल्स हैं। मतलब इसमें जैसे लिसनिंग है, उसमें 4 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन की कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ और वैसे भी वो अवेलेबल हैं। तो उससे फिर आपको पता चलता है कि हाँ, अगर क्योंकि ये क्या करते हैं ये लोग ना, अगर लिसनिंग है तो ऑडियो की लैंग्वेज और जो बुकलेट की लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेजेस डिफरेंट है। मतलब अगर वहाँ पे उन्होंने बोला है ना मैनी, तो यहाँ पे कोई और वर्ड बोलेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको इंग्लिश समझ आती है या आप तुक्के से आंसर कर रहे हैं। फिर एक राइट आंसर होगा, उसके साथ 2 रॉन्ग आंसर्स लगा देंगे। व्हेन इज़ द मीटिंग? आप बोलेंगे फर्स्ट वी शेड्यूल्ड द मीटिंग फॉर मंडे बट एवरीबॉडी वाज बिजी सो वी डिसाइडेड टू डू इट ऑन ट्यूसडे, बट ट्यूसडे इज़ अ वेरी बिजी डे फॉर अस, नाउ द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे। अब मीटिंग कब होगी? थर्सडे को। तो जिसको नहीं समझ आएगी वो मंडे लिखेगा, पहले उसको काटेगा, फिर ट्यूसडे। तो वो ये देखते हैं कि जो इंग्लिश बोली जा रही है सुनने वाला तुक्के से तो नहीं कि आंसर लिख रहा, तो उसको वो बार बार चेक करते हैं। तो इसके लिए दोनों चीज़ें हैं, टेक्निक भी है, लेकिन ये भी है कि आपको पता है, और ये टेक्निक्स भी बाज़ दफ़ा आपको ले बैठती हैं। हाँ, अगर आप ऊपर नीचे नहीं इनको समझ पा रहे। एग्जैक्टली, यानी यूट्यूब पे इतनी टेक्निक्स हैं कि एक स्टूडेंट था मेरा, मज़े की बात बताता हूँ, उसने जनाब आइल्स का एग्ज़ाम दिया और उसका राइटिंग में आया 5.5, राइट। उसने कहा जी अभी तो मैंने तैयारी भी नहीं की थी, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया था और ये वो सारा। फिर उसने तैयारी करनी शुरू की, यूट्यूब पे जनाब ढेर वीडियोस देखी, ढेर चीज़ें। दोबारा एग्ज़ाम दिया तो राइटिंग में आया 5। कहता मैं तो आग लगा दूंगा ब्रिटिश काउंसिल को, मैं ये कर दूंगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर बगैर तैयारी के 5.5 आ गया, तैयारी की तो 5 आ गया। तो मैंने कहा आपने तैयारी गलत की ना। मतलब तैयारी क्या करते हैं, ये 5 वर्ड्स लगाएं तो आपका 9 बैंड आ जाएगा, ये 10 सेंटेंसेस। जो आइल्स ऐसा टेस्ट नहीं है। ये यूट्यूब पे थंबनेल भी ज़्यादा इसी तरह, हाँ, इसी तरह के होते हैं बिल्कुल, कि 7 दिन में घर बैठ के तैयारी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। 7 दिन में हो जाती है। वैसे कितने दिन चाहिए होते हैं? अगर तो आपकी इंग्लिश का लेवल अच्छा है तो सिर्फ आप टेस्ट पैटर्न को गो थ्रू करें आज और कल आप एग्ज़ाम दे दें, अगर आपका लैंग्वेज का लेवल अच्छा है। तो आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं
वो कितनी देर के ये कोर्सेज? हाँ जी, हमारे पास हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ आते हैं जी, कहते हैं जी हमारा अगले हफ्ते एग्ज़ाम है, कुछ कहते हैं हमारे पास 1 महीना है, कुछ कहते हैं जी 3 महीने लग जाएँ तो हम उसके बाद पेपर, और कुछ कहते हैं कि बस जी हमारा कल पेपर है तो बताएं क्या होगा। तो हमने उन सब की नीड्स को पूरा करने के लिए ना स्टडी प्लान्स बनाए हुए हैं। हमारा एक स्टडी प्लान 10 घंटे का है कि ये 10 घंटे का स्टडी प्लान है, फ्री में हम देते हैं लोगों को कि ये देख लो, इसमें चारों मॉड्यूल्स हैं, इसके बाद आप जाके एग्ज़ाम दे दो, तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की तो आप अच्छा बैंड ले लेंगे। तो कौन से आपके बच्चे हैं जिन्होंने बहुत तेज़ी से किया है, यानी चंद दिनों में कर लिया, आपके पास आए, और अगर वो भी कोई मिसाल बताएं कि जिनको बहुत ज़्यादा ताख़ीर हुई? हाँ जी, जो बच्चे हमारे पास आमतौर पे अभी के जो पढ़े हुए आ रहे हैं ना, मतलब ओ लेवल्स किया है, किसी ने ए लेवल्स किया, उनके उनकी लिए इंग्लिश का आसान। लेवल अच्छा होता है। फिर उसके बाद हमारे कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चे हैं, उनका भी लेवल अच्छा होता है, वो भी जल्दी पिक कर लेते हैं। एक स्टूडेंट हमारे पास आया था, उसका टारगेट बैंड था, तो वो बड़ा सीरियस था उसको लेके, तो उसने कोई 2-3 महीने लगाए कोर्स को, रीटेक करता रहा, तो उसके बाद 3 मंथ्स के बाद उसका टारगेट बैंड अचीव हो गया। और एक और मिसाल है, एक स्टूडेंट हमारे पास था, उसको रीडिंग में यानी ईच 4 बैंड चाहिए था, उसकी रीडिंग फंसी हुई थी, रीडिंग में उसको 3.5 बैंड मिल रहा था। उसने क्लासेस रेगुलर नहीं ली, क्लास के टाइम पे गायब होता था, कभी अगर आया भी हुआ तो लैपटॉप लगा के अपना कोई काम कर रहा। तो वो बेचारे ने 10 दफ़ा आइल्स का एग्ज़ाम दिया। 10 दफ़ा एग्ज़ाम देने का मतलब है अपने 5-6 लाख रुपया सिर्फ एग्ज़ाम फ़ी दी है, तो उसके बावजूद भी जो लास्ट रिपोर्ट आई है उसका बैंड स्कोर नहीं आया था। तो आइल्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ये नहीं कहते कि मैं जाके पेपर देता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही बढ़ा है। देखिए ना, आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप समुद्र में छलांग लगा रहे हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही बढ़ा है, तो वो आपकी आखिरी छलांग होगी ज़िंदगी की। तो इस तरह से होते हैं। अच्छा, आप ये बता दें, वो नुस्खे बता दें जो आपने आज तक नहीं बताए, कि इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये आसान है, इनको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें और जनाब आपके मामलात आसान हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला वो है बोलें। बोलें। इंग्लिश बोलें, जैसी भी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, टूटी फूटी बोलते हैं, सबसे पहला रूल है बोलें। उसके बाद दूसरा रूल है सुनें। जो नेचुरल प्रोसेस है ना, जब बच्चा पैदा होता है मुसलमान फैमिली में, उसके कानों में अजान दी जाती है। उसके बाद वो बच्चा माँ को देखता है, वो माँ कैसे बोल रही है। हर कोई छोटे बच्चे से बेबी टॉक करता है, फिर करते करते उस बच्चे की ज़ुबान से मामा बाबा निकलता है। तो उसके बाद क्या है, लिसनिंग करें। जिस तरह की इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं, आप कहते हैं जी मैंने ब्रिटिश इंग्लिश सीखनी है, आप ब्रिटिश सीजन्स देखें, ब्रिटिश ड्रामास देखें, ब्रिटिश न्यूज़ चैनल्स को देखें। तो लिसनिंग जो है वो आपकी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। और उसके बाद अगर इफ़ इट अलाउज़ यू, आप इंग्लिश में म्यूज़िक सुन सकते हैं, उन सॉन्ग्स को उनकी लिरिक्स के साथ आप सुन सकते हैं। तो ये सारी, यानी आपने अपने इर्द गिर्द ना इनपुट देना है ज़्यादा से ज़्यादा। इंग्लिश बोलना भी शुरू कर दिया, साथ साथ आप ड्रामास देख रहे हैं, आप इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं, वहाँ से सेंटेंसेस भी आपके दिमाग में बैठते जा रहे हैं। तो ये सारा करते करते कोई 4-6-7 महीनों में आप पटरी पे आ तो इसमें जाएंगे। अगर असद भाई परसेंटेज हम देखें तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? यानी मैंने देखा कि बहुत से लोग पिछले 5-7 साल से मूवीज़ देख रहे हैं और इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा वो। उसका मैं बताता हूँ। देखिए, आपने एक तो मूवी को देखा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो रीडिंग करते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं इंग्लिश में, और उनको बुक्स समझ भी आती हैं, ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बोल नहीं पाते। उसका है लैक ऑफ प्रैक्टिस। कि अब आपने एक मूवी देखी, अब उस मूवी में आपने कुछ सेंटेंसेस सीखे होंगे, तो अगर तो आपका आउटपुट नहीं है ना, तो कुछ अर्से के बाद, अब मुझे एक दौर था, मुझे फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन ये लैंग्वेजेस आती थी। फिर इन लैंग्वेजेस को डिस्कनेक्ट किए हुए मुझे कोई 7-8 साल हो गए। अब मुझे काफ़ी चीज़ें उसकी जो है ना वो भूल गई हैं। तो लैंग्वेज है, जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो और फिर एक टाइम आएगा कि आप मूवीज़ को, एक तो मैं अगर मूवी देखता हूँ, एक मिसाल है, तो उसमें कोई एक कैरेक्टर मैं देखता हूँ कि इसकी इंग्लिश सबसे अच्छी है, मैंने इसको इमिटेट करना है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए अगर आप इमिटेट करते हैं, अगर उसने बोला है ए मैन व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसकी तरह बोलूं। तो इसी तरह अगर आपका कोई रोल मॉडल हो लैंग्वेज में, लेकिन असल चीज़ है जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, तब तक इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है। ये जो कंपटीशन है इनके और फिर ये इंग्लिश के, तो इनके जो कोर्सेज़ हैं, एकेडमीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बहुत महंगे हैं, अच्छे जो हैं। जी जी बिल्कुल। और अगर कोई किसी के पास पैसे कम हैं और वो फिर भी ये करना चाहता है, तो क्या उसके लिए तरीका हो सकता है? देखिए, मेरी बात सुनिए, आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से किसी को भी किसी इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मेरी वीडियो देख के अपना टारगेट बैंड अचीव किया, कभी मेरी क्लास में नहीं आए,
कभी उनके साथ मेरा फिजिकल या इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एंड पे थैंक यू का एक नोट और अपना रिजल्ट मुझे सेंड कर देते हैं कि ये देखें सर आपकी वीडियोस देख के हमने ये सिर्फ किया है। यूट्यूब से कर सिर्फ लिया यूट्यूब से, सिर्फ वीडियोस देख के। और आप ये बात कह भी रहे हैं, हालांकि आप क्लासेस भी हाँ लेते जी, हैं, तो बिल्कुल। बच्चे कम हो जाएंगे वहाँ से। बिल्कुल वो कम नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ का उन्होंने यकीन ही नहीं करना। बच्चों को फिर यही होगा कि नहीं जी, जब तक जाएंगे नहीं ना, जब तक पीर साहब खुद फूंक नहीं मारेंगे तब तक कुछ नहीं तो होगा। ऐसा भी होता है, आपको लोग कहते हैं कि आप हमें बताएंगे तो फिर ही हम पास हो सकते हैं। इस तरह होता है बिल्कुल, लेकिन ये है कि हम लोग फिर यही कहते हैं एट दी एंड बच्चों को कि यहाँ आ जाना काफ़ी नहीं है। मतलब मुझे देखने से अच्छा बैंड स्कोर नहीं आएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुने समझें तो उससे अच्छा बैंड स्कोर आएगा। तो जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है, इंग्लिश सीखने के लिए आजकल के दौर में जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक मूवीज़ आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, स्पॉटिफाई पे आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, तो इन ऑप्शंस के होते हुए आपकी अपनी रिसोर्सफुलनेस जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मेरे अंदर रिसोर्सफुलनेस है ना, अब देखिए मैं अगर आपको कहता हूँ कि आपने जो है अगले 3 घंटों में मुझे चाइनीज़ के 1 से लेकर 5 तक नंबर सुनाने, आप सुना देंगे? मुश्किल हो जाएगा। कैसे मुश्किल होगा? आप जाएंगे यूट्यूब पे, वहां आप से जाके लिखेंगे नंबर्स इन चाइनीज़, फिर आप देखेंगे अच्छा 1 को ये कहते हैं, 2 को ये कहते हैं, 3 को ये कहते हैं। यूट्यूब की मदद से मैं आपको सुना दूंगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो इसी तरह से जब आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहें, मैं एक बहुत अच्छे टूरिस्ट गाइड को जानता हूँ। ये उस दौर की बात है जब फॉरेनर्स पाकिस्तान में आते थे। उसका नाम था माइकल, और माइकल ने कभी स्कूल को अंदर से नहीं देखा था, टोटल चिट्टा अनपढ़। और अगर आप माइकल से बात करें, राइट, पाकिस्तानी, लाहौर का रहने वाला, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से, तो उसकी इंग्लिश आप सुनेंगे आपको लगेगा कोई अंग्रेज़ बोल रहा है। और वो क्या था? टूरिस्ट गाइड था, कि जो भी बाहर से लोग आते थे उनको लेके जाता बात करके, हाँ जी, उनको मतलब प्रोफेशनल था ना, उनको बादशाही मस्जिद लेके गया, सारा एक्सप्लेन किया, उनकी सुनता था, अपनी बताता था। तो उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई, लिख नहीं सकता था वो, लेकिन बोलने वाली इंग्लिश उसकी कमाल थी। मतलब मैं तो कहूँगा कि हमारे जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी अच्छे लेवल की उसकी इंग्लिश थी। तो लैंग्वेज में आपको चाहिए रिसोर्सफुलनेस। अगर आपके अंदर ये चीज़ है ना कि मैंने ये चीज़ सीखनी है, तो डेफिनेटली आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है। और हमें ये बताया जाता था कि भाई आपने सुबह उठ के डॉन पढ़ना है, आपने शाम को मूवी देखनी है और ये सारे काम करने हैं, लेकिन जब तक हम इन्हें प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक इनका ज़ीरो है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए डॉन मैं भी पढ़ता रहा हूँ रेगुलर, और मूवीज़ भी देखता रहा हूँ और सारा कुछ है, लेकिन जब मैं वो भाई के साथ रात को जो सेशन करता था ना इंग्लिश बोलने वाला, असल कॉन्फिडेंस वहाँ से इसका मतलब कोई आपको एक चाहिए भी जिसके साथ आप ये बात करें। बिल्कुल ऐसे ही एक बंदा होना चाहिए जो बोल रहा हो, जिसके साथ आप पूरे तमाद होके बात कर सकते हैं। बल्कि बंदा नहीं, अगर आपको ऑपोजिट सेक्स में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ अच्छा, ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जरा। ऑपोजिट सेक्स का मतलब ये कि अगर तो आप मुझे पता है कि आप लड़की की बात कर रहे हैं, फीमेल है, उससे क्या होता है, देखें जब लैंग्वेज आपकी बनती है ना मजबूरी, मैंने मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट स्पेनिश सीखी, फ्रेंच सीखी। मैं लकी था इस चीज़ में कि मुझे पाकिस्तान में ही, लाहौर में ही स्पेनिश भी मुयस्सर आ गई, फ्रेंच भी मुयस्सर आ गई, तो मैंने उनसे ये लैंग्वेज सीख ली। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी फ्रेंच टीचर थी यहाँ पे, वो पाकिस्तान में आई 1 साल के लिए फ्रेंच पढ़ाने के लिए ओरिएंटल कॉलेज में। तो वो एक दिन ऐसे ही जा रही थी, तो पैदल थी, मैं मोटर बाइक पे था, मेरा वो स्टूडेंट लाइफ थी और सारा। तो मैंने कहा आपने कहीं जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने उनको ड्रॉप किया, तो रास्ते में बातचीत हुई और सारा, तो उनसे फिर मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखना शुरू किया। तो वो ये था कि उनको लाहौर देखने का शौक़ था, मुझे फ्रेंच सीखने का शौक़ था, दोनों शौक। और मेरे पास मोटर बाइक होती थी, तो जहाँ उन्होंने जाना होता था तो मैं अपनी सर्विसेज उनको देता था और वो साथ फ्रेंच मुझे ये सहूलत सबको मैसर तो नहीं है, लेकिन इंटरनेट है उन सबके पास, है, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। आप बात करें और ज़्यादा प्रेफरेंस आपकी, वैसे अगर आप ना भी बताएं तो लोगों की प्रेफरेंस यही होगी वैसे। चलें, कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हो? वैसे तो आपने अपनी गुफ्तगू में काफ़ी कुछ कवर किया है, लेकिन आप अपने हवाले से, आपको कोई क्यूरीज आती हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं और आप मिल नहीं पाते लोगों से, इस तरह होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन मैं फिजिकली अवेलेबल होता हूँ। तो वो रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब है, जो भी मुझसे मिलने के लिए आना चाहता है वो मोस्ट वेलकम। और लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारी मदद करें। वो देखिए, जिन लोगों के पास हमारे पास जो है ना, हमारे पास 3-4 मॉडल्स हैं। एक तो यूट्यूब वीडियोस हैं, उस पर तो आपको हमसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, अगला हमने स्टडी प्लान्स बनाए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बच्चा कहता है जी मेरे पास सिर्फ 12 घंटे हैं या मेरा 24 घंटे के बाद पेपर है, तो हमने वो भी स्टडी प्लान बनाया हुआ है। अगर कोई कहता है मेरा 1 महीने के बाद है, वो भी स्टडी प्लान बनाया। फिर हमने पेड भी बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा बिजनेस भी यही है ना सारा। पेड स्टडी प्लान भी है, पेड क्लासेस भी हैं, पेड ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। तो जो जहाँ पे, और वैसे भी आमतौर पे जो आइल्स है, देखिए आइल्स की एग्ज़ाम फीस 60,000 प्लस है, तो आइल्स वही करेगा जो उसको अफोर्ड कर सकता है। और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे 50-60 लाख रुपए है।
मतलब अगर आपने फॉरेन कंट्री जाना है, स्टडी के लिए जाना है तो 50-60 लाख चाहिए, इमिग्रेशन करवानी है तो भी 10-20 लाख 30 लाख चाहिए। तो आमतौर पे जो लोग आइल्स करते हैं वही हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा होता है तो हम उनको फ्री में स्टडी प्लान वगैरह देते हैं। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने जानने वालों के लिए, अपने जो मदाह हैं, आपके फैंस हैं, उनके लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, बाज़ अवत ये होता है कि हम अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क की उतने अच्छे से खिदमत नहीं कर पाते जितनी हम मुल्क से जाके मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था तो उसकी मदर जो है वो इतनी खुश, उससे वो ऑस्ट्रेलिया गया, मुझसे उसने आइल्स किया, ऑस्ट्रेलिया गया, उसने खुद बताई ये बात। तो वो कहता है कि जी वो मेरी जो अम्मी है, मैं तो कहता $500 अम्मी को भेजता था महीने का। तो आपको पता है पिछले 3-4 सालों में हमारी जो करेंसी की वैल्यू काफ़ी कम हुई, तो कभी $500 का उस ऑस्ट्रेलियन का उनको अगर 50,000 मिल रहा है तो अगले महीने 55 मिल गया, उसके बाद 60,000 मिल गया। तो माँ इतनी खुश, कहती जिस तरह महंगाई होती जा रही है मेरे बेटे ने मेरा खर्चा भी बढ़ा दिया है। ठीक है, तो मतलब देखिए ना कितनी अच्छी बात है कि आप बाहर रह के अपने पेरेंट्स को, और हर बंदा अगर कोई $1,000 भी पाकिस्तान भेजे ना, जैसे 20-22 लाख लोग अभी गए हैं, तो मैं कहता हूँ हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि मुल्क से निकलें, दुनिया को एक्सप्लोर करें, लेकिन वापस कुछ ना कुछ डॉलर्स में या जैसे भी है ज़रूर भेजें। और अच्छा, आप अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है इसको कैसे मेंटेन करते हैं? इसको मेंटेन रखने के लिए पहली बात तो ये कि आपको फील हुआ है कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी, अच्छा थैंक यू सो मच। उसके लिए ये है कि एक तो मेरी जो कंपनी, मेरे इर्द गिर्द के लोग, और वो जब मुझसे बातचीत करते हैं मुझे पॉजिटिव रखते हैं, मैं उनको पॉजिटिव रखता हूँ। फिर जो हम काम कर रहे हैं ना, जब लोगों के हम कमेंट्स पढ़ते हैं यूट्यूब पे, तो उससे हमें इतनी एनर्जी मिलती है कमेंट्स को पढ़ के कि जी किसी का आइल्स फंसा हुआ था, निकल गया, फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। तो लोग आपको कहते हैं आप मसीहा हैं हमारे, आप बहुत कुछ कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आई एम वेरी हम्बल। चले, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आप Thank you so तशरीफ़ लाए। much. लोगों को उम्मीद है कि हमारी गुफ्तगू से कोई ना कोई फ़ायदा होगा। अपने मेज़बान फ़ारूक फराज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।